हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बिना भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 में आप लोग को पढ़ना है वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर, जो सभी के लिए कॉमन है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो, इस सभी के लिए कॉमन पेपर आने की सभी को पढ़ना है। तो आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर इसका पूरा नाम है, जिनमें से आप लोग को पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडी। जो इसी का आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम टोटल 4 शिफ्ट में होने वाला है। इसलिए आपके एग्जाम के विषय जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं, हर प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को टोटल 4 क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम प्रश्न को देखते हैं, और आप बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोग को समझाने वाले, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं इनके क्या कारण है मृदा अपरदन का, इसको समझना है। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया गया है, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट जो होता है समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पर आंसर को समझते हैं। तो ये रहा हम लोग का आज का प्रश्न कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं कारणों का वर्णन करें। जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है, जो कि 15 मार्क्स का है। ठीक है, इसलिए इसको करवा रहे हैं। और ये प्रश्न जो होता है किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, और क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए समझते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। सबसे पहले आप आसानी से समझ सकते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा अपरदन एक प्रक्रिया है, यानी कि ये समझ सकते हैं कि मृदा अपरदन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मिट्टी का जो ऊपरी परत, जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है, उसका हटना, यानी कि मिट्टी का ऊपरी परत का हटना जो काफ़ी उपजाऊ होता है। अब ये अपने आप तो हटेगा नहीं, वो किसी न किसी कारण से हटेगा, यानी कि वर्षा जल के बहाव से, या तो तेज आंधी हवा से, या तो हम अगर वनों की कटाई कर दें तो मिट्टी की जड़ें कमज़ोर हो जाएगी, उसके माध्यम से मिट्टी का ऊपरी परत हट जाता है। तो इन्हीं प्रक्रिया को जो होता है मृदा अपरदन कहा जाता है। इन पूरा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसका पूरा मीनिंग यही हुआ। ठीक है, आइए इसको हम विस्तार पूर्वक अब समझते हैं कि अब मृदा अपरदन जो होता है बहुत से कारक हो जाते हैं। कुछ मानवीय कारक होते हैं, कुछ प्राकृतिक कारक। जैसे कि हमने देखा कि मिट्टी का ऊपरी परत का हटना, तो हमने पहले आपको बताया कि यानी कि वनों की कटाई, यानी कि वनों की कटाई करते तो मिट्टी का जो ऊपरी परत जो उपजाऊ होता है वो हट जाता है, यानी कि वो कमज़ोर होगा तो तेज आंधी हवा के कारण वो बह जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हवा तेज आंधी का चलना, जिससे मिट्टी का ऊपरी परत का हटना, ये भी जो है प्राकृतिक कारक हुआ। अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो ये मानवीय कारक हुआ। तो चलिए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता आप लोग इतना समझ गए होंगे, और इससे आप आसानी से अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। सिंपल समझना है कि मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का ऊपरी परत का हटना, यानी कि ये तो अपने आप हटने वाला है नहीं, यानी कि वह किसी माध्यम से हटेगा, चाहे वह जल हो, वायु और अन्य प्राकृतिक कारक के कारण। ठीक है, तो आइए इसको अब हम समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये रहा आपका मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस है जिसमें जल हो गया, या वायु हो गया, या अन्य प्राकृतिक कारक है न के प्रभाव से मिट्टी का जो तो ऊपरी परत का क्षरण या हटाव होता है, यानी कि मिट्टी का जो ऊपरी परत का क्षरण या तो ऊपरी परत का हटना। यह प्रक्रिया जो होता है कृषि भूमि, जंगलों और अन्य क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर सकता है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ भूमि हो शक्ति जो होता है वो कम हो जाता है मृदा अपरदन के कारण। तो मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से पहला है वर्षा, यानी कि अगर वर्षा होगी तो वर्षा की बूंदे से जो होता है मिट्टी का जो ऊपरी परत होगा वह बह जाएगा। ठीक है, तेज हवा भी चले तो फिर भी मिट्टी का ऊपरी परत उड़कर एक स्थान से दूसरे ओर चला जाएगा, तेज आंधी आया तो। तीसरा है नदी की धारा। अगर नदी की धारा के कारण जो होता है नदी के किनारे किनारे जो मिट्टी होती है साइड साइड, वो भी बह जाता है। तीसरा है यहाँ पे कटाई के बाद जो होता है मिट्टी की जो है सुरक्षा का अभाव हो जाता है। पांचवा है वनों की कटाई, क्योंकि वनों की कटाई अगर हम करते हैं तो वनों की कटाई करने से मिट्टी की जो जड़ आने की जड़ वहाँ से हट जाता है, जिससे क्या होता है मिट्टी ढीला हो जाता है। मिट्टी अगर ढीला हो जाए तो मिट्टी जो होता है हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से आसानी से बह सकता है। तो ये प्रोसेस जो है मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, ये सभी जो होता है मृदा अपरदन प्रक्रिया में शामिल है। तो
तो आइए समझते हैं मृदा अपरदन के प्रकार। तो उम्मीद करता आप लोग मृदा अपरदन समझ गए होंगे। आइए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा अपरदन एक प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें जल हो गया, वायु हो गया या अन्य प्राकृतिक कारक हो गया कोई भी के प्रभाव से, जिसके कारण जो होता है मिट्टी का ऊपरी परत का क्षरण या हटाव होता है। तो यह प्रक्रिया जो होता है होने से कृषि भूमि, जंगल और अन्य क्षेत्रों में जो होता है मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। यानी कि जो ऊपरी परत में मिट्टी की काफ़ी उपजाऊ शक्ति होती है, इस यानी कि वो मिट्टी बह जाने से मिट्टी की जो होता है गुणवत्ता वो कम कर सकती है। तो मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से जो है वर्षा हो गया, ये भी प्रमुख कारण है। तेज हवा हो गया, नदी की धारा हो गया, कटाई के बाद की मिट्टी की सुरक्षा का अभाव हो जाता है और वनों की कटाई शामिल है। तो ये सब जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं मृदा अपरदन की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, आइए अब समझते हैं मृदा अपरदन के प्रकार। अब मृदा अपरदन के प्रकार को देखेंगे तो पहला है प्राकृतिक अपरदन, दूसरा होता है मानवीय अपरदन। और जो मृदा का अपरदन होता है वह दो तरह से होता है, या तो प्राकृतिक अपरदन होता है या तो मानवीय अपरदन। प्राकृतिक जैसे कि तेज हवा हो गया, नदी की धारा से या वर्षा जल से। और मानवीय अपरदन जो होता है वह जैसे हम वनों की कटाई कर देते हैं, तो वनों की कटाई होने से क्या होगा, मिट्टी की जो मिट्टी जो होता है वो ढीला पड़ जाएगा। और ढीला पड़ेगा क्योंकि उस जो वनों की जो जड़ें होती है उसको मिट्टी को जकड़े हुए रखती है, तो वह मिट्टी को छोड़ देगा, यानी कि जो मिट्टी जो होगा ढीला हो जाएगा। ढीला होने से वह आसानी से बह जाएगा। तो ये मृदा अपरदन का, मानवीय अपरदन का कारक है। ठीक है, आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि प्राकृतिक अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक कारक जैसे हो गया जल हो गया, वायु हो गया, हिम हो गया और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह को धीरे धीरे क्षरित कर देते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया चट्टानों, मिट्टी और खनिजों को स्थानांतरित करके भू आकृतिक परिवर्तन उत्पन्न करती है, जिनमें से प्राकृतिक अपरदन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित। अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक अपरदन के प्रकार। ठीक है, जिस पहला है जल अपरदन। जैसे कि हमने बताया कि जल से भी मृदा का अपरदन होता है, तेज पानी के बहाव से। तो जल सबसे प्रभावी अपरदन कारक होता है। इसके विभिन्न रूप है, तो यह देखते हैं कि जल अब किस प्रकार अपरदन करता है। इसके विभिन्न प्रकार है। पहला है कि वर्षा अपरदन, यानी कि वर्षा के माध्यम से अपरदन होता है। यानी कि जब वर्षा की बूंदें मिट्टी पर गिरती है तो वे मिट्टी के कणों को ढीला कर देती है। तो ये पहला कारण वर्षा अपरदन। दूसरा है शीत अपरदन। शीत अपरदन क्या होता है, ये भी जल अपरदन का ही विभिन्न रूप है। शीत अपरदन, जब पानी की एक पतली परत मिट्टी को समान रूप से हटा देती है, यानी एक पानी लगातार से बह रहा है तो मिट्टी का एक समान समतल भूमि को ऊपरी जो परत होता है उसको बहाकर ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ। एक होता है रील अपरदन। रील अपरदन क्या होता है, जितने भी देख रहे हैं जल अपरदन का ही भाग है। ठीक है, जब पानी की पतली धाराएं जो बहती जो छोटे छोटे गड्ढे या नालियाँ बना देती है, तो ये भी वहाँ से आने की मिट्टी का हट जाता है। तो ये भी कारण है। चौथा होता है गलीय अपरदन। अब गलीय अपरदन क्या होता है, जब पानी की गहरे गड्ढे या खाइयाँ बना देता है, ये भी कारण है। चौथा है आपका नदी अपरदन। नदी भी अपरदन का मुख्य कारण है। जब बहती हुई नदियाँ जो होता है अपने किनारे और तल को घिसती है, तो यहाँ भी अपरदन होता है। तो ये हमने देखा जल अपरदन और जल अपरदन के विभिन्न प्रकार, किस प्रकार ये अपरदन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब अगला हम देखेंगे वायु अपरदन। हमने देखा कि अपरदन के प्रकार प्राकृतिक कारक और मानव जनित कारक। तो ये हम देख रहे हैं प्राकृतिक कारक में से दूसरा पॉइंट है वायु अपरदन। अब वायु अपरदन किस प्रकार मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, जिससे वहाँ की जगह खाली पड़ जाता है, उसी को हम लोग अपरदन कर रहे हैं। ठीक है, तो तेज हवा के कारण होने वाला अपरदन मुख्यतः शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। यानी कि वहाँ तेज आंधी चल रहा है, कहाँ पे, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। यानी कि वहाँ की जो मिट्टी होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को यानी कि हवा के माध्यम से ले जाता है, जिससे वहाँ खाली पड़ जाता है, उसी को हम वायु अपरदन कहते हैं। अब ये देखते हैं वायु अपरदन भी बहुत से प्रकार तरह तरह के होते हैं, जिनमें से पहला संवहन, यानी कि जब छोटे छोटे कणों को उछाल कर इधर उधर उड़ाती, ये भी मृदा अपरदन का कारण है। दूसरा है सस्पेंशन। यहाँ भी जब धूल और छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं तो दूर तक पहुँच जाते हैं, यानी कि वहाँ भी मिट्टी खाली हुआ, तो ये भी एक प्रकार का अपरदन हुआ। सतही सरकाव, यानी कि जब बड़े कण हवा के झोंकों से धीरे धीरे जो होता है आगे बढ़ते, जब धीरे धीरे हवा चलता है कण धीमी गति से, उससे भी जो होता है धूल के कण जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, तो ये भी जो होता है मृदा अपरदन के कारण है। तीसरा पॉइंट है हिमनद।
हिमनद अपर्दन यानी कि ग्लेशियर में भी अपर्दन होता है, क्योंकि वह पिघल पिघल एक स्थान से दूसरे स्थान घिसते हुए आगे पीछे होते रहता है, यानी कि यह अपर्दन जो होता है बर्फीली क्षेत्रों में हिमनदियों द्वारा होता है। इसके प्रमुख प्रकार, आइए इसके हम प्रकार को भी देख लेते हैं। पहला अधस्तरीय अपर्दन, यानी जब हिमनदी चट्टानों के टुकड़ों को अपनी सतह से तोड़ कर ले जाती है, यहाँ भी अपर्दन होता है कि यहाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। अगला है अपघर्षण भी, तो जब हिमनदी अपने नीचे की चट्टानों को रगड़ कर चिकना और घिसा हुआ बना देता है तो यहाँ पर भी अपर्दन होता है। अगला चौथा पॉइंट हमारा है समुद्री अपर्दन। ये भी प्राकृतिक अपर्दन का चौथा पॉइंट है, समुद्री अपर्दन, यानी कि समुद्र में भी अपर्दन होता है, यानी कि समुद्र की लहरें हो गया, धाराएं और ज्वार भाटा जो होता है चट्टानों, बड़े बड़ी चट्टान को, तट रेखाओं को जो होता है काटते और घिसते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रकार भी होते हैं। समुद्री अपर्दन का प्रकार देखते हैं, जिनमें से पहला हाइड्रोलिक एक्शन, तो ये भी समुद्री अपर्दन का विभिन्न भाग है, जिनमें से नाम है हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है, जब पानी की शक्ति से चट्टानें टूट जाती है तो ये भी एक अपर्दन का कारण है। अब घर्षण भी है इसमें, समुद्र में जब समुद्र तरंगे चट्टानों को खींचते रहती तो यहाँ पर भी अपर्दन को देखने को मिल रहा है। संघटन, यानी जब समुद्री जल में घुले रसायन चट्टान को घोल देते हैं तो इस यहाँ पर भी एक प्रकार का अपर्दन ही हो रहा है। पांचवा है प्राकृतिक कारक में से गुरुत्वीय अपर्दन। ये हम पांचवा पॉइंट देख रहे हैं, गुरुत्वीय अपर्दन, जो कि अपर्दन का प्राकृतिक कारक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी जो होता है मिट्टी हो गया, चट्टान और हिम नीचे गिरते हैं, है ना। इसके रूप है जैसे कि भूस्खलन हो गया, भूस्खलन भी यहाँ पर भी अपर्दन होता है, यानी कि जब भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टान अचानक गिरती, यानी कि यहाँ पर मिट्टी जहाँ पर जमा होता है मिट्टी और चट्टान, वही एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया तो यहाँ खाली पड़ गया, तो यही भूस्खलन अपर्दन हो गया। ठीक है, अगला है मृदा अपर्दन। यहाँ पर जब मिट्टी धीरे धीरे नीचे की ओर, यानी कि जब पहाड़ है ये, ठीक है, ये हवा के माध्यम से क्या होता है, ये मिट्टी धीरे धीरे घिसक कर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर भी जो होता है अपर्दन हो रहा है, तो ये भूस्खलन अपर्दन का प्रकार है। ठीक है, चट्टानी गिरावट भी है, जब चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिरते हैं तो ये पर भी यहाँ पर भी अपर्दन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने पूरे प्राकृतिक कारक में से 5 अपर्दन के प्रकार को देखा प्राकृतिक कारक में, जिनमें से पहला देखा हम 5वां पॉइंट में गुरुत्वीय अपर्दन हो गया, है ना। और चौथा में हमने देखा वायु अपर्दन, तीसरा में देखा जल अपर्दन, और आगे हमने टोटल 3 से 4 पॉइंट देखे, वर्षा अपर्दन, वायु अपर्दन, हिमनद अपर्दन, समुद्री अपर्दन और गुरुत्वीय अपर्दन। टोटल हमने 5 प्राकृतिक अपर्दन को कारक को देखा। अब हम देखेंगे मानवीय अपर्दन, यानी कि मिट्टी अपर्दन मानवीय यानी कि मनुष्यों की क्या भूमिका होती। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके कारण। तो मानवीय अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्यों की गतिविधि के कारण, यानी कि मनुष्य अपने आवश्यकताओं की किसी भी काम के कारण मिट्टी, चट्टान और खनिज धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, यानी कि मनुष्यों की गतिविधियों के कारण, है ना, जिसके कारण मिट्टी, चट्टान और खनिज धीरे धीरे नष्ट होते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। यह प्राकृतिक अपर्दन की तुलना में तेजी से होता है और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। कौन? मानवीय अपर्दन। यानी कि प्राकृतिक अपर्दन की तुलना में देखा जाए तो सबसे अधिक अपर्दन मानवीय अपर्दन होता है, क्योंकि मनुष्यों की गतिविधियों के कारण, है ना। अब आइए हम देखते हैं मृदा अपर्दन के कारण को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जाना कि अपर्दन के 2 प्रकार देखे, पहला देखे प्राकृतिक अपर्दन और दूसरा देखे मानवीय अपर्दन। तो यहाँ पे आपका हमने अपर्दन के प्रकार को कंप्लीट किया है। आइए अब हम देखते हैं अपर्दन के क्या कारण, यानी कि मृदा अपर्दन के क्या कारण। तो पहला हमने देखा कि वनों की कटाई भी मृदा अपर्दन कारक है, जलवायु कारक हो गया। तो एक एक करके यहाँ भी हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखने वाले हैं। तो पहला है मृदा अपर्दन के कारण। तो मृदा अपर्दन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें से होता है मिट्टी का ऊपरी परत विभिन्न कारणों से जो होता है हट जाता है। ये आ तो हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से या वनों की कटाई के माध्यम, किसी न किसी प्रकार से मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाता है। इसके कई कारण होते हैं जो प्राकृतिक और मानवजनित दोनों हो सकते हैं। इनमें दोनों कारण हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक कारण से भी, जैसे वनों की कटाई करे तो ये मानवजनित कारण हो गया, या हवा आंधी पानी चला तो ये क्या हुआ, प्राकृतिक कारण। तो यहाँ पर मृदा अपर्दन के प्रमुख कारणों
कारणों का विस्तृत वर्णन किया गया। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। वैसे मृदा अपरदन का जो आपका पहला पॉइंट है जलवायु कारक। अब जलवायु कारक जैसे हो गया, वर्षा के कारण भी मृदा अपरदन होता है, हवा के माध्यम से होता है, तो ये जलवायु कारक। हम टोटल 3 से 4 पॉइंट देखेंगे मृदा अपरदन के कारण, यानी कि मृदा अपरदन क्यों होता है, किसके कारण होता है, इस कारण को समझना है। अब तो पहला है जलवायु कारण। तो जलवायु कारण में से पहला है वर्षा भी मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि वर्षा के माध्यम से जो होता है मिट्टी का ऊपरी परत बह जाता है, कि भारी वर्षा में मिट्टी ढोकर ले जाती है। जब वर्षा की बूंदें मिट्टी पर गिरती है तो वे मिट्टी के कणों को हिलाकर व स्थानांतरित करके जो होता है मिट्टी का क्षय करती है, यानी कि मिट्टी को वहाँ से हटा देते हैं, यानी कि वहाँ उस जगह खाली कर देता है। तो वर्षा भी जो होता है मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण। तो ये होता है आपका जलवायु कारक का पहला पॉइंट। दूसरा है जलवायु कारक का पॉइंट हवा। हवा भी जो होता है मृदा अपरदन का कारण। जितने भी हो सके आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें, ताकि आपको कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को जो होता है आसानी होता है और वहाँ से आप नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो हवा भी एक माध्यम, जैसे तेज हवाएं सूखी मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है। यह विशेष रूप से रेगिस्तान और सूखे क्षेत्रों में अधिक होता है ना। रेगिस्तान जहाँ मिट्टी की नमी कम होती है वहाँ पर हवा के माध्यम से जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान मिट्टी को उड़ा कर ले जाते हैं। तो हवा भी एक जलवायु कारक का प्रमुख कारण मृदा अपरदन का। दूसरा पॉइंट है, अब है मृदा अपरदन का दूसरा पॉइंट हम देखने वाले भूमि उपयोग। तो भूमि उपयोग जैसे जैसे हम भूमि उपयोग कर रहे हैं वैसे ही इनका मृदा अपरदन भी हो रहा है, क्योंकि हम वनों की कटाई कर रहे हैं। तो वनों की कटाई कर रहे हैं तो वहाँ की जो यानी कि जो पेड़ की जड़ें हैं वहाँ से हट जाता है, और जड़ें जो होता है मिट्टी को ढीला कर देती है, जिसके कारण जो होता है वहाँ भी अपरदन का कारण बन जाता है। तो जिनमें से पहला है कृषि। भूमि उपयोग में पहला कारण है कृषि भी मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि कृषि भूमि पर फसल उगाने से मिट्टी की ऊपरी परतें कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण, यानी कि हम हल की जुताई करते हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है। जब फसलें काटी जाती है तो मिट्टी बिना किसी सुरक्षा के रह जाती है, यानी कि वह जड़ को भी हटा लिया जाता है, जिससे मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके जल और वायु के प्रभाव से वहाँ पर भी क्षय होने लगती। तो कृषि भी एक महत्वपूर्ण कारक है मृदा अपरदन का। तो भूमि उपयोग का दूसरा है वनों की कटाई। अगर हम वनों की कटाई करते हैं इससे भी मृदा अपरदन होता है। जैसे कि हमने बताया कि वनों की कटाई से भूमि की सतह पर जो होता है मिट्टी का संरक्षण करने वाले जो पेड़ होते हैं वो पौधे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है जी, इससे क्या होता है मिट्टी अपरदन की गति बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ जो होता है जड़ों के माध्यम से मिट्टी को जो होता है पकड़ते हैं, और बारिश अगर इसको हम काट लेते तो बारिश के पानी को अवशोषित करते हैं, कौन, मिट्टी। तो अगर इसको हम वनों की कटाई कर दें तो मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है और वह धीरे धीरे बहना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वह क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ये अपरदन होना शुरू हो जाता है। तो वनों की कटाई भी जो होता है प्रमुख कारण है। तीसरा अब हम देखेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में से पॉइंट वाइज पॉइंट भी देखेंगे मृदा अपरदन का, जिनमें से ढलान भी होता है मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान अधिक होने के कारण जो होता है वर्षा का पानी जो होता है तेज़ी से बहता है, और अगर वर्षा का पानी तेज़ी से बहेगा तो वहाँ पे मृदा यानी कि मिट्टी का क्षय होता है। ढलान वाले क्षेत्रों में मिट्टी का बहाव और भूस्खलन अधिक होता है, यहाँ पर मृदा अपरदन देखने को मिलता है। तो ये मुख्य कारण है ढलान। पाँचवा है मिट्टी की संरचना भी मिट्टी अपरदन का कारण बन सकती है। क्यों, आइए समझते हैं। कुछ प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेत हो गया, जो कि फिसलन टाइप की मिट्टी होती है, या चिकनी मिट्टी होती है, तो इन प्रकारों की तुलना में अधिक आसानी से छीन होती है, क्योंकि वह एक दूसरे को जकड़े हुए नहीं रहती है। तो यदि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है तो यह अधिक कमज़ोर होती है। तो ये भी मिट्टी की संरचना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। चौथा जलवायु आने की चौथा पॉइंट है मिट्टी अपरदन का मानव गतिविधियां भी जो है मिट्टी अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। तो पहला है शहरीकरण। शहरीकरण के कारण जो होता है भूमि का उपयोग यानी कि बढ़ता है, यहाँ बदलता नहीं होगा, बढ़ता है। आगे जैसे जैसे हम शहरीकरण की ओर बढ़ते हैं भूमि का उपयोग हम बढ़ा लेते हैं, और यानी कि उस पर हम लोग आवास बनाते हैं, और वहाँ पे जो होता है प्राकृतिक आवरण समाप्त हो जाता है। निर्माण का सड़कों और इमारतें मिट्टी को अस्थिर बना देती है, और उससे अपरदन की प्रति संवेदनशील बनाती। तो ये भी मानव गतिविधियाँ का शहरीकरण प्रमुख कारण मिट्टी अपरदन का। पाँचवा है अधिक उर्वरक और रासायनिक का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी अपरदन का। आइए समझते हैं कैसे। तो कृषि में अधिक रासायनिक का उपयोग से होता है मिट्टी की संरचना को प्रभावित कर सकता है। ये भी बहुत ही यानी कि मिट्टी जो होता है प्रभावित हो रहा है अधिक रासायनिक का उपयोग करने से। यह मिट्टी की उर्वरता को कम करता है और उसे अपरदन के लिए अधिक संवेदनशील बनाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी अपरदन का। अब पांचवा पॉइंट हम देखेंगे जल निकासी प्रणाली भी जो है मिट्टी अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारक है।
यानी कि असामान्य जल निकासी, यानी कि हम जहाँ तहाँ से नली बना देते हैं, जिसके कारण वन पानी की बहाव से जो होता है मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो यानी कि जल निकासी प्रणाली भी मिट्टी अपरदन का एक कारण है। यदि जल निकासी प्रणाली सही नहीं है तो वर्षा का पानी जो होता है एकत्रित होकर मिट्टी को धोने के कारण बनता है, यह स्थिर मिट्टी अपरदन को बढ़ा सकते, तो ये भी कारण है। तो इस प्रकार हमने टोटल जो है हमने अभी यहाँ पे मृदा अपरदन के 6 कारक देखा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं मृदा अपरदन किस प्रकार होता है, किसके कारण है। पहला जलवायु कारक। जलवायु कारक में देखा जाए तो उसमें तो हो गया वर्षा और हवा। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि भूमि उपयोग का पहला कारक कृषि हो गया और वनों की कटाई हो गया। तीसरा हमने बताया कि आपको भौगोलिक कारण, ठीक, यानी कि भौगोलिक कारण यानी कि ढलान हो गया, मिट्टी की संरचना एक कारण है। चौथा पॉइंट हमने बताया कि आपको मानव की गतिविधियां शहरीकरण और अधिक उर्वरक का प्रयोग, ये भी मृदा अपरदन कारण, जिससे कि मिट्टी जो होता है वह यानी कि नुकसान हो जाता है। पांचवा हमने बताया कि जल निकासी प्रणाली। तो इस प्रकार हमने मृदा अपरदन के महत्वपूर्ण 6 कारण आप लोग को बताएं। तो चलिए अब समझते हैं इसके कंक्लूजन को लिखना है आखिरी में। निष्कर्ष, मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है जो कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिकी यानी कि पारितंत्र और जलवायु पर प्रभाव डालती है। ठीक है, इसे रोकने के लिए सतत कृषि प्रथाओं, वनीकरण और भूमि प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है। उचित उपायों से हम मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं और भूमि की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरे मृदा अपरदन को कंसेप्ट को देखा। तो थैंक यू गाइज, यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।